हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिबी पर। तो देखिए, हिंदी पेडागोजी की हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले कल एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये जो सीरीज़ है इसमें हम कर रहे हैं तो सीटेट 2022 से 23 यानी कि रिसेंटली आपका जो एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके हिंदी पेडागोजी में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम डेट वाइज देख रहे हैं। ठीक है, हिंदी पेडागोजी में देखिए आपका 15 मार्क्स का पैसा जाता है, 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है। तो वही पेडागोजी का सेक्शन हम देख रहे हैं और इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पर। सीटेट हिंदी पेडागोजी 2022 से 23 प्रीवियस ईयर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज हम किस डेट का देखने वाले हैं? तो आज हम देखने वाले हैं 18 जनवरी 2023 में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस। कल हमने देखे थे 17 जनवरी 2023 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाइगोत्स्की के मत के अनुसार भाषा क्या है, यानी कि अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हाट इज लैंग्वेज। ठीक है, तो देखिए समाज की संस्कृति की भाषा की बात किसने करी थी? तो वाइगोत्स्की ने करी थी। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है? एक सांस्कृतिक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2, भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसलिए अध्यापक को भाषा एक अर्थपूर्ण ब्लैंक के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? अर्थपूर्ण विमर्श, स्कीमा, पांडुलिपि और उपकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर 1 है। इसको कहते हैं हम विमर्श। इसलिए अध्यापक को भाषा एक अर्थपूर्ण विमर्श के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। विमर्श का मतलब है सोचना, विचारना, यानी कि कुछ किसी के बारे में सोचना, थिंक करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3, 2.5 वर्ष का एक बालक अपनी माता को एक पुस्तक पढ़ते हुए देखता है। ठीक है, वह भी पुस्तक के पृष्ठ पलटता है और पुस्तक को उलटता पलटता है और मुद्रित भाषा को पढ़ने का क्या करता है? प्रयत्न करता है। इस बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे? इस बच्चे को आप किस श्रेणी में रखेंगे? कि आप लेखक बोल सकते हो? तो लेखक कब कहा जाता है? जब उसको भाषा का पूरा ज्ञान होता है। वक्ता बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो बोल ही नहीं पा रहा है ना। वक्ता कैसे बोलते हैं? जो बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं। अवलोकन करता। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। वो क्या है? प्रारंभिक पाठक है। ठीक है, यानी कि पढ़ना क्या कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है, प्रारंभिक पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्वर्णिम जागरूकता किसका ज्ञान है? स्वर्णिम जागरूकता किसका ज्ञान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4। इसको हम कहते हैं ध्वनि। ध्वनि। स्वर्णिम का मतलब क्या है? फोनिम। ये क्या है? ध्वनि की आपकी क्या है? सबसे छोटी इकाई है फोनिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक बालक को यह समझ है कि किसी कागज पर मुद्रित या लिखित सामग्री अर्थपूर्ण शब्दों को प्रस्तुत करती है और ये शब्द बोली जाने वाली भाषा से संबंधित हैं। उसमें किसका विकास हो चुका है ये आपको बताना है। यानी कि एक बच्चा है, जो भी मान लीजिए यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उसको क्या कर रहा है? अर्थपूर्ण शब्दों को प्रस्तुत करती है, उसको ये पता है। ठीक है, इसका एक क्या है? मीनिंग है, मीनिंगफुल है ये उसको पता है। तो वो जो है उसमें किस किस चीज़ का विकास हो चुका है उस बच्चे में, यह बताना है आपको। मुद्रित या लिखित सामग्री की जागरूकता का, प्रश्नों की जागरूकता का, अर्थ की जागरूकता का, या फिर स्वनिम जागरूकता का। स्वनिम का मतलब होता है साउंड से रिलेटेड, ध्वनि से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप सभी को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, मुद्रित या लिखित सामग्री की जागरूकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, जब पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी पाठ्य सामग्री के प्रत्यक्ष या निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाएं, या किस पर आधारित होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, मूल्यांकन और प्रतिबिंबन, यानी कि गहन चिंतन पर। ठीक है, अब देखिए उन्होंने क्या कर लिया? निष्कर्ष भी निकाल लिया। निष्कर्ष से आगे और क्या हो सकता है? गहन चिंतन ही हो सकता है, इवैल्यूएशन हो सकता है। ठीक है, और देखिए अगर थर्ड वाला ऑप्शन देते हैं तो अपने शब्दों में कहना, सारांशीकरण करना, तो ये तो वो कर चुके हैं ना, तो ये भी गलत। बारीकी और सरसरी तौर पर पठन, तो ये भी गलत हो जाएगा। पाठ्य सामग्री की पुनः प्राप्ति व समझ, तो ये तो वो कर ही चुके होंगे ना, तभी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। बार बार पढ़कर ही तो हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि वह आयु है। चुनौतीपूर्ण इसमें से कौन सी आयु है ये आपको बताना है। जब बच्चे अकादमिक भाषा सीखना शुरू करते हैं, जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील हैं, जब बच्चे भाषा सीखना रोक देते हैं, और जब बच्चे भाषा सीखना शुरू करते हैं। तो कौन सा इसमें से सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। जब बच्चे जो है भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से क्या होते हैं? ग्रहणशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक अध्यापिका यह मानती है कि स्वयं की बनाई वर्तनी बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को धीमा कर देती है। आप अध्यापिका के विचार से सहमत हैं? आप अध्यापिका के इस विचार से असहमत हैं? स्वयं की बनाई वर्तनी का भाषा अधिगम से कोई संबंध नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है। रचनावादी पागम के अनुसार बच्चे नई नई वर्तनियों की खोज कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर मुझे यहाँ लग रहा है वो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ हो जाएगा। और सीटेट ने भी यही ऑप्शन माना है कि हम क्या है, जो अध्यापिका है उसके विचार से सहमत नहीं है। वो क्या कह रही हैं कि अगर हम कोई नई वर्तनी बनाते हैं तो बच्चों की जो वर्तनी है उसको सीखने की क्षमता को क्या धीमा कर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप खुद भी सोच सकते हो इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का माध्यम क्या होना चाहिए। आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने भी गलत नहीं किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मातृभाषा। ठीक है, सबसे पहले क्या आनी चाहिए? आपकी मातृभाषा आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की भाषा में विद्यमान अंतर को क्या किया जाना चाहिए? अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल गलत। बनाए रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए,
या फिर पाटना पुल बनाना चाहिए। देखिए पुल बनाने से यहाँ क्या मतलब है कि उन दोनों को क्या कर दिया जाना चाहिए, मिक्स कर दिया जाना चाहिए, जो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए बच्चे जो भाषा बोल रहे हैं स्कूल में, जो भाषा पढ़ाई जा रही है, उन दोनों को अगर मिला दिया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा ये उनके लिए, ठीक है। इसको बनाए नहीं रखना है, ना इसको बढ़ावा देना है, ना इसकी अनदेखी करनी है। ऑप्शन नंबर 4 ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11। एक अध्यापिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के पठन कौशल का आकलन कर रही है, यानी कि रीडिंग स्किल का असेसमेंट कर रही है। कौन सा तरीका पठन के आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त है? क्लास याद रखना, क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। पढ़ी गई सामग्री के आधार पर श्रुतलेख, श्रुतलेख का मतलब है डिक्टेशन, ठीक है। पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण, पाठ पढ़ने के बाद शब्द अर्थ लिखना, पढ़े गए पाठ की थीम पर एक अनुच्छेद लिखना। तो कक्षा 5 के स्टूडेंट्स हैं, इसका देखिए सबसे करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विक्रम का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और इसके 6 वर्ष बाद उसके पिता का स्थानांतरण, ट्रांसफर क्या हुआ, केरल में हो गया। वहाँ विक्रम को एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया, किंतु कुछ ही महीनों में उसने मलयालम सीख ली। इस स्थिति में विक्रम ने क्या किया? अपने परिवेश से मलयालम अर्जित की। क्या उसने अपने फ्रेंड्स से सीखा? बताइए आप मुझे, क्या उसने अपने फ्रेंड से सीखा, अपनी फैमिली से सीखा? ठीक है, तो ऐसा उसने नहीं किया। उसने कहाँ सीखी है? विद्यालय में सीखी है, ठीक है। तो विद्यालय से मलयालम सीखी है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसने कहाँ से सीखी है? विद्यालय से सीखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भाषा की पाठ्यपुस्तकों में चित्रों से शिक्षार्थियों को क्या लाभ मिलता है? शिक्षार्थी यानी कि जो पिक्चर्स होती हैं, आपने देखा होगा बुक्स में जो पिक्चर्स होती हैं उनसे क्या बेनिफिट मिलता है? तो बिना पढ़े पूरी पाठ्यक्रिया का जो पाठ्य सामग्री होती है उसका अर्थ समझ लेते हैं, सहपाठियों की मदद से पढ़ते और सीखते हैं, पाठ्य सामग्री में आए विचारों और घटनाओं को भांपते और अनुमान लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 ही यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पिक्चर्स होती हैं उसमें क्या होती है, जो भी चल रहा होता है बुक, मान ली कोई स्टोरी है, कोई लेसन है, चैप्टर है, उसमें जो भी विचार या घटना चलती हैं उनको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और एक अनुमान लगा सकते हैं कि अब ये स्टोरी में ये होने वाला है उस पिक्चर के थ्रू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्यापिका कक्षा 4 में संज्ञा पढ़ाना चाहती है, संज्ञा एक नाउन टॉपिक पढ़ाना चाहती हैं, कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ठीक है, संज्ञा की परिभाषा और प्रकार बताते, देखिए डेफिनेशन ओनली बताना ये सही नहीं है। पढ़ी जा रही पाठ्य सामग्री में व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु के नाम को रेखांकित करना और उसके बाद संज्ञा की व्याख्या करना। तो देखिए यहाँ पर मुझे ये सबसे अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर लग रहा है, बाकी और भी देख लेते हैं। संज्ञा की व्याख्या करना, देखिए व्याख्या नहीं करनी है, संज्ञा शब्दों पर आधारित कार्यपत्रक पूरा करने के लिए कहना। तो ये तो आपके सारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु जब इनको रेखांकित करेंगे और उसके बाद संज्ञा की व्याख्या करेंगे, यानी पहले उसने क्या किया, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन्हीं के नाम को तो संज्ञा कहते हैं, तो वो उनको पहले ही रेखांकित कर देंगे, तो बच्चे इसके थ्रू जो है बहुत अच्छे से इसको सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक अध्यापिका अनुच्छेद लिखने के लिए प्रक्रिया आधारित उपागम का अनुसरण कर रही है, ठीक है। शिक्षार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने का, डेवलप करने का कौन सा राइट मेथड है वो आपको बताना है। विद्यार्थियों को अनुच्छेद लिखने के बारे में पढ़ने के लिए कहना, टॉपिक से संबंधित मस्तिष्क में आ रहे बिंदुओं को नोट करने के लिए कहना। तो देखिए सबसे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा कि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स उनके माइंड में आ रहे हैं उन सभी पॉइंट्स को लिखने के लिए कहना, ठीक है। तो ये थे आपके, देखिए आप बाकी और भी ऑप्शंस को देख सकते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन 2 ही है, ठीक है। देखिए सर्च इंजन का प्रयोग करते हो कुछ बिंदुओं को पकड़ने के लिए, यहाँ सर्च इंजन का प्रयोग नहीं करना है। बच्चे यहाँ देखिए अपना माइंड लगा रहे हैं, खुद से एक्टिव हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ सबसे बेस्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके 18 जनवरी में पूछे गए सारे हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो ये जो क्लास है आपको इसी टाइम पर डेली मिल रही है हिंदी पेडागोजी की। ऐसे ही सीटेट से रिलेटेड क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।